आज हम 2020 सेट 7 XY सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन में फर्स्ट का लिखा है विद्युतशीलता का मात्रक है। आपको बताना है कि विद्युतशीलता का मात्रक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकेंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, थर्ड न्यूटन पर कूलॉम और फोर्थ न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो विद्युतशीलता का मात्रक कौन होगा? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट पार्ट सही जवाब रहेगा। इसमें फर्स्ट पार्ट सही जवाब रहेगा। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट पर मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? देखो, विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट पर मीटर है। आप सबको याद होगा विद्युत क्षेत्र के आयाम को E0 से लिखते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 6 वोल्ट पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि B0 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है दोनों के बीच में, याद है आपको? C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0। तो B0 इज इक्वल टू E0 अपॉन C। E0 है 6, C की जगह पर है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8। और चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला आप लिख सकते हैं या न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं आप। तो ये वैल्यू कौन सी मिलेगी? 2 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। सेकेंड पार्ट सही जवाब है इसका। सेकेंड पार्ट है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है और उसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, L इज इक्वल टू -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये फॉर्मूला पढ़ा गया है। अब इसका यूनिट हेनरी होता है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? E का मात्रक क्या मिलेगा? वोल्ट। ये टाइम पलट के इसके साथ आ जाएगा सेकेंड पर, और डेल्टा I की जगह पर एम्पियर। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। देखो कौन सा सही होगा। पहला है वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, दूसरा है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो ये बस यही सही होगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। एक के गा का सेकेंड पार्ट सही जवाब है, जिसमें लिखा हुआ है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 गा। क्वेश्चन नंबर 1 घा में ये रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन है और ये अभी हमारे सिलेबस में है नहीं 2021 के लिए, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1 अंगा। क्वेश्चन नंबर 1 अंगा। 1 अंगा में लिखा हुआ है द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। मतलब जो द्रव्य तरंगें होती हैं उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती। तो आप देख सकते हैं द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है P इज लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। अब H अपॉन P की जगह पर क्या लिख देते हैं? mv। ठीक है, द्रव्य तरंगों के लिए। अब इसमें क्या क्या लिखा है? द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है, संवेग पर
तो लैम्डा संवेग पर भी निर्भर करता है, आप देख सकते हैं। आवेश पर, हाँ अब आप देखिए इस सूत्र में कहीं पर भी आवेश नहीं दिखेगा आपको, इसलिए आवेश पर निर्भर नहीं करती, यही सही जवाब रहेगा। तो द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, मतलब आवेश पर निर्भर नहीं करती है। फोर्थ पार्ट सही जवाब होगा आवेश पर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 चा आंसर लिखा हुआ, एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब एक आदमी है वो केवल 3 मीटर तक देख सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 12 मीटर तक स्पष्ट देखे। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, और इसको आप समझिए कि इस न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं। ये अभी ऑप्शनल में आया है, आपके और किसी क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। तो लिखा है एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, तो जितनी दूर तक देख सकता है उतनी दूर देख तो नहीं रहा ना, देख सकता है, उन्होंने बताया उसको। तो कोई भी व्यक्ति जितनी दूर तक देख सकता है ये उसके प्रतिबिंब की डिस्टेंस होगी, और -3 मीटर। आप हमेशा याद रखें, जिसके लिए बोल दें कि एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है तो उसे आप फिर v से लिखोगे और नेगेटिव। उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए, अब देखो देखना वो कितनी दूर तक का चाहता है, 12 मीटर, यानी कि कोई चीज 12 मीटर पर रखी है उसको देखना चाहता है। अब आप सोचिए 12 मीटर पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर। ठीक, आगे लिखा है के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ऐसी सिचुएशन पे जो लेंस है उसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से एक बार, 3 मीटर तक देख सकता है, लेकिन वस्तु को कितनी दूर रखा गया है, 12 मीटर। तो वस्तु की दूरी -12, और जितनी दूर तक देख सकता है वो -3 मीटर। आपको f निकालना है, बस लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से 1/v, v -3 माइनस 1/u -12 -1/3 प्लस 1/12 -1/3 प्लस 1/12। 12 हमने एलसीएम ले लिया, 3 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, प्लस 1 आ गया ये, तो 1/f इज इक्वल टू -3/12। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f को 1 से करेंगे f, और 1 को -4 से कर देंगे, तो f इज इक्वल टू -4 मीटर। सारी डिस्टेंसेस मीटर में है ना इस पे, तो ये भी मीटर में ही आएगा। कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा, थर्ड पार्ट सही आया, तो इसका आंसर हुआ थर्ड पार्ट -4 मीटर। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से जिनके कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन मैंने यहां इसीलिए कर दी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। आवेश की गतिशीलता के बारे में बताना है हमको। आवेश की गतिशीलता, ठीक, क्या आपको याद है आवेश की गतिशीलता किसको कहते हैं। देखिए, किसी चालक तार के भीतर आवेश वाहक का काम कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर हम उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच एक कंडक्टर है और इसके अंदर आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब इनके दोनों सिरों के बीच
अगर हम 1 वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र लगा दें, एकांक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, तो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो चलना शुरू कर देंगे। तो किसी भी चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए या एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अनुगमन वेग प्राप्त कर लेते हैं, जितना उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, उसे ही हम बोलते हैं आवेशों का गतिशीलता। ठीक है, आवेशों की मोबिलिटी कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको कि किसी भी चालक के अंदर आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है या जितने अनुगमन वेग से वो गति करने लगते हैं, उसे ही हम उन आवेशों का गतिशीलता कहते हैं। बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, और ये गतिशीलता न सिर्फ चालक तारों में और भी किसी चीज में हो सकती है। ठीक है, जो भी आवेशवाहक हैं उनमें एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से जितना अनुगमन वेग उत्पन्न होता है, उसे हम उन आवेशवाहकों की गतिशीलता बोलते हैं। बस आप यूं समझ लीजिए। तो नोट कर देते हैं हम यहां पर, किसी चालक तार में आवेशवाहक, किसी चालक तार में आवेशवाहक मतलब चार्ज कैरियर्स मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक तार के दोनों सिरों के बीच एक वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से आवेशों में जितना अनुगमन वेग आवेशों में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न होता है, उसे ही आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। बस किसी चालक तार में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक तार के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से आवेशों में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न होता है, उसे ही आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ये फॉर्मूला होता है। यहां वी डी जो है वो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, और जो ई है वो वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस तरह से ये आवेश वाहक की गतिशीलता हो जाती है। तो दो का ये हमने कर लिया। दो की खामी उन्होंने जो लिखा हुआ है इसको भी यही मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 खा। ठीक, आंसर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। बस आपको व्यंजक लिखना है, प्रूव नहीं करना। तो ठीक है, नोट कर देते। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। इसे रिप्रेजेंट करते हैं F अपॉन L से। ठीक है, आप याद करें, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक, ये ऐसे चालक होते थे। इनमें करंट फ्लो करवाते थे। एक में करंट I1 रहती थी और दूसरे कंडक्टर में करंट I2। एक भी दिशा में प्रवाहित करवा सकते हैं, विपरीत दिशा में भी हम फ्लो करवा सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक, तो इन चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर एक बल आरोपित होता है। वो कितना बल आरोपित होता है वो हम यहां से कर सकते हैं। F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R या D आप लिख सकते हैं। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R माना है तो आप R लिखेंगे। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने स्मॉल d माना है तो फिर आप स्मॉल d लिखेंगे। तो ये है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन d, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक, इसमें आप चाहें तो सिंबल बता सकते हैं। सिंबल बता सकते हैं तो I1 क्या है? चालक 1 में धारा, I2 है चालक 2 में धारा, और D क्या चीज है? दोनों चालकों के बीच लंबवत दूरी। D है चालकों के बीच लंबवत दूरी। ठीक, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खा हो गया। अब आप इसे नोट करें, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2 गा में लिखा हुआ है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। होगा कोई मीडियम, वहां पर जब लाइट चलती है तो उसकी स्पीड है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करिए। देखो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दो बातें नहीं, दो नहीं, एक बात आपको दी गई है। सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिया गया है। हमको दिया गया है कि माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि v, और ये है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इतना दिया है। इसके बाद आगे है ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है आपको, माध्यम के लिए क्रांतिक कोण। आप सभी को याद होगा क्रांतिक कोण के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है कैपिटल C, और इसके बारे में हमको पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको याद होगा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक रिलेशन होती है, साइन C इज इक्वल टू 1/n या n इज इक्वल टू 1/sin C। तो पहले n निकाल लिया जाए, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अपवर्तनांक n इज इक्वल टू वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल को c से और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो n इज इक्वल टू c की जगह 3 इंटू 10⁸ और v की जगह पर जो वैल्यू हमको दी गई है 1.5 इंटू 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 1.5 से 3 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, तो ये उस माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा 2। ठीक, अब हमें तो क्रांतिक कोण चाहिए, तो एक सूत्र अप्लाई करेंगे हम यहां पर। देखिए सूत्र क्या होता है, साइन C इज इक्वल टू 1/n या n इज इक्वल टू 1/sin C, चाहे जैसे कर लो आप। अब अगर साइन C इज इक्वल टू 1/n यानी कि 1/2, अब साइन C इज इक्वल टू साइन, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब आप दोनों पक्षों में कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में तुलना करने पर साइन की जगह साइन है, C की जगह पे 30 आ जाएगा, C इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 गा, इस तरीके का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट घा नंबर पे करते। क्वेश्चन नंबर 2 घा। ठीक,
इसका आंसर लिखा है फोटोडायोड क्या है? फोटोडायोड फोटोडायोड क्या है? बता सकते हैं फोटोडायोड क्या होता है? फोटोडायोड फोटोडायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश के संसूचन में प्रयोग की जाती है, डिटेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, और इसमें जो पीएन संधि का प्रयोग करते हैं हम, इसको हम उत्क्रम अभिनत में यूज किया जाता है। ठीक है, बस उन्होंने बस यही पूछा कि फोटोडायोड क्या है, तो फोटोडायोड के बारे में यही जानकारी लिख देनी है हमको, तो हम नोट कर देते हैं फोटोडायोड फोटोडायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है फोटोडायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है जो प्रकाश के संसूचन फोटोडायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है जो प्रकाश के संसूचन में प्रयुक्त की जाती है, में प्रयुक्त की जाती है। ठीक ठीक, इसको परिपथ में सदैव उत्क्रम अभिनत में प्रयोग करते हैं। इससे बाह्य परिपथ में सदैव उत्क्रम अभिनत दशा में प्रयोग करते हैं। ठीक, बस ये फोटोडायोड है। फोटोडायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है जो प्रकाश के संसूचन में प्रयुक्त की जाती है। इसे बाह्य परिपथ में सदैव उत्क्रम अभिनत दशा में प्रयोग करते हैं। ठीक, ये फोटोडायोड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अंगा। क्वेश्चन नंबर 2 अंगा आंसर लिखा हुआ है 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है? ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम नोट करेंगे जो चीजें हमको दी गई हैं। दिया है 10 पिकोफैरड धारिता का एक संधारित्र है। क्या आपको याद है कि संधारित्र की धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो C इज इक्वल टू 10 पिकोफैरड। पिकोफैरड को फैरड में बदलना है, 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से C की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -11 फैरड। ठीक, ये धारिता आ गई। इसकी और इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र जिस पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों सिरों दोनों प्लेट्स के बीच का है वो दिया गया है 50 वोल्ट। आगे संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? अब यहां पर हमें करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है संधारित्र में संचित
स्थिर विद्युत ऊर्जा। संधारित्र में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा, और आपको याद होगा इसे U से प्रदर्शित किया जाता है, और U के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, हल। U के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/2 CV²। 1/2 की जगह 1/2, C की जगह पर ये लिखेंगे, V की जगह पर 50 वोल्ट यूज करेंगे आप। ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये अपने आप से करिए आप। ये तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, बस वैल्यूज आपको लिखनी है और कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, ये हम इसीलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चा। क्वेश्चन नंबर 2 चा आंसर मैं पढ़ता हूं, इसमें भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको कैलकुलेट करना है। लिखा हुआ है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा है तो जुड़े हुए प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले इसमें एक बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की। तो क्या आप सभी बच्चों को याद है कि विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल ई से। तो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये हमको दिया है। इसके बाद 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 ओम। संयोजित किया जाता है, परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है, तो परिपथ में जो धारा दी जा रही है वो 0.5 एम्पियर के बराबर है। तो उन्होंने बोला कि जुड़े प्रतिरोधक का मान क्या होगा, ये तो हम लिखेंगे दिया है में, ये अब आप समझते हैं इसलिए आप सिस्टमेटिकली करेंगे उसको। इसके बाद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? देखिए, हमको ज्ञात ये करना है प्रतिरोधक का मान, जो सर्किट में प्रतिरोधक लगा हुआ है, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम चाहें तो इसका एक छोटा सा फिगर भी आपको बना के दिखा सकते हैं। जैसे ये एक हमने सेल ले ली पॉजिटिव नेगेटिव, उसी सेल का अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, ऐसे इसको बनाते हैं। यहां पर एक बाह्य प्रतिरोध, ये कैपिटल आर, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इस बैटरी का ईएमएफ ई है। इस तरह का एक फिगर हम बना सकते हैं, और इसमें कुछ करंट भी फ्लो हो रही है। वो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रही है। सपोज दिस करंट इज आई, और करंट आई की वैल्यू भी हमको दी गई है। ठीक, ये एक छोटा सा चित्र हम बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है करंट का, I इज इक्वल टू ई अपॉन, वेरी गुड, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसमें सारी क्वांटिटीज आपकी आ रही है सिवाय कैपिटल आर के, तो बस उसको आप निकाल लेंगे सॉल्व करके। आई की जगह पर क्या लिखा जाए? 0.5, ई 12, कैपिटल आर पता लगाना है, स्मॉल आर 3 ओम। ठीक, यहाँ 0.5 क्या है? 1 का आधा,
नहीं समझ आया? 0.5 जो है ये 1 का आधा है ना, तो हम चाहें तो दशमलव हटा दें। चलो अच्छा ऐसा कर लो, यहां से दशमलव हटाइए, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए, और 24 पंचे 120। ठीक, ये यहां 1 होगा, r+3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, r+3 इज इक्वल टू 24, देन r इज इक्वल टू, ये 24 में 3 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये 21 आ जाएगा। और प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो जो बाह्य प्रतिरोध इसमें लगेगा प्रतिरोधक, वो 21 ओम का बाह्य प्रतिरोध इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 चा। जगह है इसलिए हम इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 का भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 खा। ठीक, का में क्या है भाई? नॉर गेट का प्रतीक तथा सत्यता सारणी दिखाइए। ये लॉजिक गेट्स 2021 के लिए आपके सिलेबस में है नहीं, तो इनको हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 खा करेंगे। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस, नति कोण 45 डिग्री है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। ये अर्थ मैग्नेटिज्म से आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकत्व, और एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि कौन कौन सी बातें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं। दिया है, लिखा हुआ एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस है। क्या आपको याद है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक किससे प्रदर्शित करते हैं? BV से, कि V से किया था हमने? BV से किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BV इज इक्वल टू 0.3 गॉस। एक्चुअली इसे कभी कभी कैपिटल V से भी लिख देते हैं, तो आपको पढ़ाई कराते समय BV से लिखा गया तो वही नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर आप कैपिटल V से इसको नोट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये सही है बिल्कुल। तो एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस, नति कोण 45 डिग्री है। तो बताइए बेटा, नति कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा की अल्फा? तो अल्फा से किसको प्रदर्शित करते हैं? दिक्पात कोण। नहीं याद आया? दिक्पात कोण किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और ये नति अथवा नमन कोण है, एंगल ऑफ डिप कहा जाता है इसको, डिप एंगल। और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, अब हम नोट करेंगे कि ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। बताइए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया? BE, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। एक तो ये मालूम करना है, दूसरा क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक
बी एच से प्रदर्शित करते हैं। ये दो बातें हमको पता लगानी है। अब यहीं पर हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो बताइए, सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? बी एच कैलकुलेट होगा ना। एक फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। ठीक, tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे? 45 डिग्री। बी वी कितना है? 0.3 गॉस। बी एच हमें फाइंड आउट करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इज इक्वल टू 0.3 अपॉन बी एच। ठीक, इस तरह से जो बी एच आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.3 गॉस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस भी स्थान की बात कर रहे हैं पृथ्वी पर, जहां पर नति अथवा नमन कोण का मान 45 डिग्री है, वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है वो किसके बराबर है? ऊर्ध्वाधर घटक के ही बराबर है। अब देखो, ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस था ना, तो क्षैतिज घटक भी तो 0.3 गॉस ही आ रहा है, तो दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है उस जगह पर। अच्छा, इसके बाद हमको और क्या निकालना है? बीई की वैल्यू निकालनी है। ये बी एच तो फाइंड आउट कर लिया, बीई चाहिए। तो अब बीई का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? अंडर रूट बी वी स्क्वेयर प्लस बी एच स्क्वेयर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब इनकी जगहों पर वैल्यूज लिखेंगे। बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट, आप देखो बी वी और बी एच दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों 0.3 गॉस हैं, तो 0.3 होल स्क्वेयर प्लस 0.3 होल स्क्वेयर। अब आप समझ सकते हैं, अगर हम इसको x मान लें तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर क्या बन गया? ये 2x स्क्वेयर। फिर एक्स स्क्वायर में से तो x बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बना रहेगा। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बीई की जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 0.3 अंडर रूट 2, और इसका यूनिट क्या होगा? गॉस। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो संपूर्ण तीव्रता आएगी वो 0.3 अंडर रूट 2 गॉस के बराबर आएगी। इसमें आंसर किस रूप में दिया जा रहा है? 0.3 अंडर रूट 2 गॉस। आंसर में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो आप परेशान मत होइए, पॉइंट आप लगाइए, पॉइंट लगेगा और ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3 खा कर लिया। आप इसे नोट कर ले जल्दी से, इसके बाद 3 गा पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 गा में बेटा एक फिगर बना हुआ है आपके सामने, जिसमें 3 2 5 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं इस क्रम में। ये 3 ओम 3 ओम 8 ओम 6 ओम 6 ओम, और यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी। लिखा है निम्न संयोजन में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। ये जो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टर्स का, इनमें आपको ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, देखिए ये जो फिगर है, आप क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये जो फिगर है आपका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है। हम चाहें तो इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप देखिए, मैं इसको मॉडिफाइड फॉर्म आपको दिखाता हूं। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आप देख सकते हैं। इस तरह से इनमें इन भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध लगाया जाएगा। ऐसे
यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। यहाँ आप सी और डी मान सकते हैं। सी और डी के बीच में भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इनमें से एक पॉइंट को आप मान लीजिए सी और एक पॉइंट को आप मान सकते हैं डी। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ए और सी के बीच कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। देखिए ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर, तो ए और सी के बीच कौन सा रेसिस्टर है? 3 ओम। 3 ओम लिख दिया। इसके बाद ए और डी के बीच कौन सा रेसिस्टर है? देखो ए और डी के बीच ये भी 3 ओम का रेसिस्टर है। इसके बाद सी और डी के बीच देखो, यहाँ पर सी और डी के बीच 8 ओम, ये सी और डी के बीच है 8 ओम। फिर सी और बी के बीच देखो ये कितना लगा है? 6 ओम। सी और बी 6 ओम। यहाँ डी और बी के बीच देखो कितना लगा हुआ है? 6 ओम। डी और बी के बीच 6 ओम। तो ये इस फिगर का मॉडिफाइड फॉर्म है। अब आप देखिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है तो इसमें यहाँ आप याद करें, इसको माना गया था P Q R S। P की वैल्यू कितनी है? 3 ओम। Q की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। R है 3 ओम और S की वैल्यू है 6 ओम। ये P, ये Q, ये R और ये S। इस तरीके से अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें ये हम चेक कर लेते हैं कि इसकी बैलेंस की कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या ये संतुलित है कि नहीं है। यहां हम लिख सकते हैं यह एक व्हीटस्टोन सेतु है। ये एक व्हीटस्टोन सेतु है। अब ये चेक कर लिया जाए कि संतुलित है कि नहीं। यहां P अपॉन Q की वैल्यू पहले निकालो। P अपॉन Q, P है 3 ओम, Q है 6 ओम। इस तरह से P अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब हम R अपॉन S भी निकाल लेते हैं। R अपॉन S, R अपॉन S 3/6, तो R अपॉन S की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब आप देख सकते हैं यहां P अपॉन Q की वैल्यू भी 1/2 आ गई, R अपॉन S की वैल्यू भी 1/2 आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q की वैल्यू जो है वो R अपॉन S की वैल्यू के बराबर है। इतना, इससे हमको क्या मिला? इससे हम ये जान पाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? संतुलित है। यहां लिख देंगे अतः सेतु संतुलित है। सेतु संतुलित है, ये संतुलन की कंडीशन है। ठीक, अब ये सेतु संतुलित है तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसलिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध देखिए, अगर सेतु संतुलित है तो सी और डी के विभव आपस में कैसे होंगे? बराबर। अतः सेतु संतुलित है, इसलिए सी और डी के विभव कैसे होंगे? बराबर। अगर इनके विभव बराबर होंगे तो सी और डी के बीच कोई विभवांतर है नहीं, इसलिए ये वाला जो रेसिस्टर है ये इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ये सर्किट में लगा ही नहीं है। इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, इस वाले रास्ते पर करंट जाएगी ही नहीं, क्योंकि सी और डी का विभव ही बराबर है, विभवांतर बचा नहीं, तो इस रास्ते पर करंट जाएगी नहीं। इसलिए सर्किट में ये रेसिस्टेंस आप लगा के रखो
हटा के रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रास्ते पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो जो प्रतिरोध होगा वो किसकी वजह से लगेगा? तो आंसर है प्रतिरोध P, Q, R और S की वजह से लगेगा बस। उसमें भी P और Q श्रेणी क्रम में, R और S श्रेणी क्रम में, फिर जो आएगा वो आपस में कौन से क्रम में? समांतर क्रम में हो जाएगा। इसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और आपको बताया भी गया है। क्या फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास? P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S। आप जब कभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, संतुलित रहे व्हीट स्टोन ब्रिज, आप याद रख लीजिए कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पर याद रहे जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। R इक्विवेलेंट P प्लस Q, P प्लस Q करेंगे तो 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना होगा? 9। R प्लस S करेंगे फिर 3 प्लस 6 कितना होगा? 9 अपॉन सारे प्रतिरोधों का जोड़ 3 6 9 3 12 एंड 6 18। अब 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 2 जार 18 और इसलिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 2 से 9 को डिवाइड कर देंगे 4.5 ओम। इस तरह से A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो तुल्य प्रतिरोध आपका होगा 4.5 ओम, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप पूरा ट्रेडिशनल मेथड लगाना चाहते हैं बेसिक, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, पहले P और Q को कौन से क्रम में सॉल्व करना पड़ेगा? श्रेणी में। फिर R और S को कौन से क्रम में? श्रेणी में। इसके बाद दोनों आपस में, ऊपर वाला PQ वाला और RS वाला, ये दोनों कौन से क्रम में होंगे? तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए आप जब भी कभी व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आए, आप ये दिखा दो कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड है। उसके बाद A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये एक बेसिक फॉर्मूला है और बड़ा इजी फॉर्मूला है। P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S, सबका योग। बस डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 गा। और एक काम करेंगे कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 गा तक ही रखेंगे। इसके आगे के भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।